तो कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 सरल रेखा में गति के हम लोगों ने हर एक टॉपिक को लगभग पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक उसका जो कि अंतिम टॉपिक शेष रह जाता है, क्या है आपका आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं। देखिए इसको हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले मैं एकदम देसी एग्जांपल के साथ आपको सबसे पहले मैं देसी भाषा में आपेक्षिक वेग को एक्सप्लेन करूंगा। तत्पश्चात हम एनसीईआरटी की भाषा में चलेंगे और एनसीईआरटी में जिस रूप में दिया गया है उस चीज को मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज कि जो आपकी आपेक्षिक वेग है ना, वह आपेक्षिक वेग आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक लगता है। देखिए हमने सबसे पहले जब इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने आपको बताया था कि गति एक कैसा पद है, गति एक सापेक्ष पद है। गति एक कैसा पद है? सापेक्ष पद है। अगर मैं आपेक्षिक वेग को परिभाषित करना चाहूं तो देखिए इसमें दो वस्तुएं होती हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं के वेग को लिया जाता है। तो हम यहां पे लिखते हैं कि किसी तो देखिए हमने लिखा क्या है कि किसी वस्तु या पिंड का किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, यानी कि किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष जो उस पहली वस्तु का वेग होता है, उस पिंड का यानी पहली वस्तु का क्या कहलाता है? आपेक्षिक वेग कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। आइए अब इस परिभाषा को समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक आपका है बबलू है और एक आपका कौन है? एक आपका टिंकू है और एक आपका कौन है? एक आपका मोहन है। बबलू, टिंकू, मोहन, या मान लेते हैं ये ए है और ये बी बंदा है और ये क्या है? सी है। यह जो ए बंदा है यह क्या हुआ है? स्थिर है, यानी कि विराम की अवस्था में है। यह कैसा है? विरामावस्था में है, विराम की अवस्था में है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में यह है, रेस्ट की अवस्था में है। और ये जो बी बंदा है, बी किस रफ्तार, यह बी क्या कर रहा है? चल रहा है। और कितने रफ्तार से चल रहा है? 5 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से क्या कर रहा है? बी बंदा किसी स्कूटर या साइकिल में बैठ के क्या कर रहा है? चल रहा है। और जो सी बंदा है यह 2 मीटर प्रति सेकेंड के दर से क्या कर रहा है? चल रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपेक्षिक वेग को हमें समझना है। और जैसा कि हमने परिभाषा में समझा कि आपेक्षिक वेग क्या होता है? किसी पहली वस्तु के सापेक्ष या किसी भी वस्तु के सापेक्ष दूसरे किसी वस्तु का वेग, यानी पहली किसी वस्तु के तुलना में दूसरे किसी वस्तु का वेग ही क्या कहलाता है? उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। तो देखिए अगर यहां से मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ये जो 3 बंदे आपके हैं, ए, बी और सी, जो 3 बंदे हैं, इन तीनों ही बंदों को एक दूसरे की गति जो है, एक दूसरे की चाल, एक दूसरे की वेग क्या होगा? अलग अलग समझ में आएगा। देखिए कैसे? जब आपका ए देखेगा किसको? ए देखेगा बी को, तो ए तो रुका हुआ है, तो इसके सापेक्ष जब यह देख रहा है तो इसके सापेक्ष, यानी कि यह रुका हुआ है, तो इसके सापेक्ष इसकी जो गति है यह एक्चुअल में कितनी दिखाई देगी? 5 मीटर प्रति सेकेंड के दर से इसको लगेगा ए को कि बी क्या कर रहा है? आगे की ओर जा रहा है। लेकिन यही जब बी क्या कर रहा है? साइकिल से बैठ करके जा रहा है, तो जब बी देखेगा ए को, तो चूंकि बी 5 मीटर की रफ्तार से क्या कर रहा है? आगे की ओर जा रहा है और ए आपका रुका हुआ है, फिर भी अगर बी आपका ए को देखता है तो बी को ऐसा लगेगा कि ए 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से कहां जा रहा है? पीछे की ओर जा रहा है। देखिए कभी कभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि जब आप बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो आपने खिड़की से देखा होगा कि जो ट्रेन रोड के किनारे या ट्रेन की पटरी के किनारे जो आपके
पेड़ पौधे या स्थिर वस्तुएं होती हैं, मकान होते हैं, वे चलते हुए नजर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से यह आपका चल रहा है, यह आपका स्थिर है। तो यह जब आपका इसको देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि जो ए है वह क्या कर रहा है, चल रहा है 5 मीटर की रफ्तार से, 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे जा रहा है। और जब ए देखेगा तो इसको यह लगेगा कि 5 मीटर की रफ्तार से बी क्या कर रहा है, आगे की ओर गति कर रहा है। लेकिन इसके साथ क्या होगा, जब सी बंदा बी को देखेगा तब क्या होगा, और जब बी बंदा सी को देखेगा तब क्या होगा। देखिए, यह चल रहा है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यह चल रहा है आपके 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो यह 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और यह 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो जब यह देखेगा इसको, यह देखेगा इसको, तो चूंकि यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, यह 2 मीटर तो इसकी गति ऑलरेडी है और इसकी गति 5 मीटर है। तो जब सी बंदा देखेगा बी को तो इसको ऐसा लगेगा कि यह 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इससे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो जब सी के सापेक्ष बी की गति देखी जाएगी तो कितनी होगी, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से होगा। यानी कि जब सी के सापेक्ष, यानी कि सी जब देखेगा बी को तो इसको क्या लगेगा कि यह जो बी बंदा है वह 3 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यही जब आपका बी बंदा जब सी को देखेगा, जब बी बंदा सी को देखेगा, यानी बी के सापेक्ष जब सी को देखा जाएगा तो बी 5 मीटर की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है और सी 2 मीटर की ओर से आ रहा है। तो बी सी को कितने के वेग से पीछे छोड़ रहा है, इसका वेग 5 है, इसका वेग 2 है, तो यह 3 के वेग से क्या कर रहा है, पीछे की ओर छोड़ रहा है। तो जो बी के सापेक्ष सी को देखा जाएगा तो यह 3 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आगे को हम प्लस लिए हैं तो पीछे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक वेग। सी के सापेक्ष बी का वेग -3 मीटर प्रति सी के सापेक्ष बी का वेग प्लस का 3 मीटर प्रति सेकंड और बी के सापेक्ष सी का जो वेग होगा वह -3 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आप समझ पाए होंगे कि आखिर अपेक्षिक वेग क्या होता है। किसी एक वस्तु के सापेक्ष, किसी एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरे वस्तु का वेग देखना ही क्या कहलाता है, आपका अपेक्षिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु या पिंड का किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग उस वस्तु का क्या कहलाता है, सापेक्षिक अपेक्षिक वेग, या इसे हम सापेक्ष वेग भी कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं उसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या, जैसे बी का सी के सापेक्ष वेग, सी का बी के सापेक्ष वेग, ए का बी के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग, इसको हम लिखते कैसे हैं, आइए सबसे पहले हम उस बात को समझते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है भी और कहीं पे लिखा है ए और बी, इसमें लिखा हुआ है, तो यहां पे ये होगा कि ए का वेग बी के सापेक्ष, पहले का वेग दूसरे के सापेक्ष। अगर यहां पे भी ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष, इसका मतलब है। अगर इसी का जस्ट उल्टा लिखा हो, यानी कि भी बी ए लिखा हो, तो पहले वाले के सापेक्ष दूसरे का, पहले वाले का वेग दूसरे के सापेक्ष, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का वेग किसके सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष। अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि भी एक्स वाई, भी अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का वेग का मतलब आपेक्षिक वेग, यहां पे वेग का मतलब आपेक्षिक वेग, बी का आपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष, तो x का वेग किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे, यानी कहीं पे भी आपका लिखा हुआ है भी ए बी, तो उसका मतलब ये हुआ a का वेग b के सापेक्ष, पहले का वेग दूसरे के सापेक्ष। भी बी ए लिखा हुआ है तो b का वेग
ए के सापेक्ष पहले का वेग दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग दूसरे के सापेक्ष एक्स का वेग वाई के सापेक्ष। इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। अब अगर आपको कहीं पे भी ए बी लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको गणितीय रूप में हम कैसे लिखेंगे, आइए हम इस बात को समझ। तो अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं एकदम देसी भाषा में टॉपिक को फील कराने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है भी ए बी, तो आप सब जैसा कि अभी आपने जाना कि भी ए बी का मतलब यह है कि ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष। इसका मतलब यह हुआ भी ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले का वेग दूसरे वाले के सापेक्ष। अब हमें भी ए बी का क्या करना है, भी ए बी का हमें गणितीय रूप लिखना है। दूसरी चीज की जो वेग है सदिश राशि है, इसलिए इस पर हम वेक्टर लगाते हैं। आगे अगले चैप्टर में हम इसको सीखेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं भी ए की, तो जो भी ए है वस्तु ए का वेग है, और अगर हम बात करें भी बी की बात करें तो जो भी बी है वह वस्तु बी का वेग है। यानी कि भी ए जो वस्तु, भी ए आपके वस्तु ए का वेग है और जो भी बी है वह वस्तु बी का वेग है। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ए का वेग ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से समझिएगा, जिसके सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेग ज्ञात करना होता है उसके रिस्पेक्ट में उसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले जीरो बना देते हैं। अब जीरो क्यों बनाते हैं आइए समझते हैं हम। देखिए, दूसरी चीज अगर आपको बता दें तो सापेक्ष का मतलब सीधा सीधा अगर हिंदी मैं आपको बताऊं तो सापेक्ष का मतलब होता है के अनुसार, यानी कि बी के अनुसार ए का वेग। इसका अगर मतलब हम समझें तो बी के अनुसार ए का वेग। जैसे सी के अनुसार जो बी का वेग था वह 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से था, बी के अनुसार या बी के सापेक्ष जो सी का वेग था वह 3 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से पीछे की ओर था। तो यानी कि सापेक्ष का मतलब उसके अनुसार। तो जो बी के अनुसार ए का वेग हम ज्ञात करेंगे तो जिसके सापेक्ष वेग ज्ञात करते हैं उसको सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जीरो। अब जीरो क्यों बनाते हैं, आइए इस एग्जांपल पर लेके चलते हैं। यहां पे देखिए, देखा आपने कि जो ए बंदा था, ए बंदा क्या था, स्थिर था, विराम की अवस्था में था। और जब यह विराम की अवस्था में था तो बी के चाल को जब देखा, बी के वेग को जब देखा तो इसको इसका एक्चुअल वेग पता चला, इसका वास्तविक वेग पता चला। क्योंकि यह रुका हुआ है इसलिए केवल यह गति कर रहा है, और जब एक रुका हुआ हो तो वह आसानी पूर्वक उसके वास्तविक गति को देखेगा। इसलिए यह रुका हुआ था, इसलिए इसने बी को जब देखा, ए के सापेक्ष बी का वेग जब इसने देखा तो कितने मीटर के दर से देखा, जो इसका वास्तविक वेग था वही इसने देखा। ए रुका हुआ था, जब इसने सी को देखा तो 2 मीटर प्रति सेकंड के ही रफ्तार से सी चलते हुए दिखा, क्योंकि ए आपका रुका हुआ है, सी आपका चल रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे जब बी ने सी को देखा तो इसको लगा कि जो सी है ना वह 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे की ओर खिसक रहा है, क्योंकि यह 5 मीटर प्रति सेकंड आगे की ओर जा रहा था और यह 2 मीटर प्रति सेकंड आगे की ओर जा रहा था। तो इसको ऐसा लगा कि यह 3 मीटर इससे क्या हो रहा है, पीछे छूटता जा रहा है, यानी 3 मीटर यह पीछे की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब सी ने इसको देखा तो इसको लगा कि यह 3 मीटर इससे ज्यादा स्पीड था, इसलिए 3 मीटर इससे और आगे खिसकता चला जा रहा है, हर सेकंड में 3 मीटर आगे खिसकता चला जा रहा है। तो इसको इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड के ही दर से देखने को मिला। तो एक्चुअल में यानी वास्तविक वेग किसे प्राप्त हुआ, जो विराम में था, जो रुका हुआ था उसे प्राप्त हुआ। तो इसलिए वास्तविक वेग को ज्ञात करने के लिए हम किसी एक वेग को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसके अनुसार, इसके सापेक्ष, और सापेक्ष को ही हम आपेक्ष कहते हैं। तो इसके सापेक्ष वेग, इसका जो वेग होगा वह क्या होगा, इसका आपेक्षिक वेग होगा। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर अगर हमें भी ए का जब आपेक्षिक वेग निकालना है, भी ए का जो वेग निकालना है, इसको जीरो हम कैसे करेंगे।
आपने ये तो समझ लिया कि जब वस्तु जीरो होती है, रेस्ट की पोजीशन में होती है, तो वस्तु का वेग वास्तविक रूप से पता चलता है। अब यह तो वस्तु इस दिशा में यह भी गतिमान है, इस दिशा में यह भी गतिमान है, क्योंकि इसका वेग क्या है, भी है, और भी वेग से आगे की ओर गतिमान है, और यह भी ए वेग से क्या है, आगे की ओर गतिमान है। इसको हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो जीरो हम कैसे करेंगे, भी बी के वेग से यह आगे की ओर गतिमान है, अगर उतने ही वेग से इसको हम पीछे की ओर खींच दें, यानी भी बी वेग से हम इसको क्या कर दें, पीछे की ओर खींच दें, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी और प्लस का भी, माइनस का भी और प्लस का भी दोनों जोड़ करके कितना हो जाएंगे, भी बराबर आपका हो जाएगा जीरो। और यही तो हम चाह रहे थे। लेकिन आपने समीकरणों में देखा कि क्या जिस एक पक्ष में हम जो परिवर्तन करते हैं, तो हमें दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तराजू के पलड़े को बराबर रखने के लिए अगर एक पलड़े में हमने एक सेब चढ़ाया, तो दूसरे भी सेब में हमें एक फल चढ़ाना होगा। तो इसको हमने कितने वेग से पीछे खींचा, माइनस के भी वेग से पीछे खींचा, तो जितना परिवर्तन इसमें किया उतना ही परिवर्तन हमको इसमें भी करना पड़ेगा। माइनस के भी वेग से इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे खींचना पड़ेगा। अब इसका वेग इधर की ओर क्या है, भी ए है, और इधर की ओर क्या है, माइनस का भी है। और अगर अब इसका वेग हम निकालें, अब इसका वेग निकालें, तो क्या हो जाएगा, यह क्या है, भी ए है, और यह क्या है, माइनस का भी बी है। यह माइनस का क्या है, आपका भी है। तो भी ए माइनस का भी किसका वेग हो जाएगा, ए का वेग हो जाएगा। किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो ए का वेग बी के सापेक्ष कितना आया, माइनस का भी ए, सॉरी प्लस का भी ए माइनस भी, यानी कि जो इसका गणितीय रूप होगा वह क्या होगा, भी ए माइनस का भी बी, इसका क्या हो जाएगा, आपका गणितीय रूप हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को आपको याद रखना है। यही वेग का, यहां पे अपेक्षिक वेग का गणितीय रूप है। अब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे भी ए बी है, अगर भी ए बी के जगह पे अगर भी आपका बीसी हो जाता, तो बीसी हो जाता तो आपका होता क्या, पहला माइनस दूसरा, ए बी, ए पहला है बी दूसरा, तो ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा। उसी प्रकार से बी सी है, बी पहला सी दूसरा, तो भी बी माइनस का क्या हो जाएगा, यह भी सी हो जाएगा। अगर इस बी सी के जगह पे अगर आपका रहता भी एक्स वाई रहता, तो यहां पे क्या हो जाता, भी एक्स यानी पहला माइनस भी वाई यानी कि दूसरा। तो यह इसका गणितीय व्यापक रूप है, इसी को उपयोग में हम लेंगे। यानी कि जहां पे आपका भी ए बी लिखा हुआ है, उसका मतलब है ए का वेग बी के सापेक्ष। अगर आपका भी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स का वेग वाई के सापेक्ष। बी सी लिखा हुआ है, तो बी का वेग सी के सापेक्ष। ये बात आपका क्लियर समझ गए। दूसरी चीज कि इसका गणितीय रूप बनाते समय अगर भी ए बी लिखा हुआ है, तो भी ए माइनस का भी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो भी एक्स माइनस का भी वाई, भी बी सी लिखा हुआ है, तो भी बी माइनस भी सी। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी का वेग सी के सापेक्ष, एक्स का वेग वाई के सापेक्ष। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब आइए एक आध एग्जाम्पल इससे संबंधित लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तत्पश्चात हम एनसीईआरटी के भाषा में भी आपको इस चीज को समझाने वाले हैं। अपेक्षिक वेग को और अच्छे से समझने के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया है, और इसमें आपको भी ए बी आपको क्या करना है, बताना है, और इसमें भी आपको भी ए बी आपको क्या करना है, बताना है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि जैसे ये आपका है ग्राउंड पर, यह आपका जो ए बंदा है यह ग्राउंड पर आपका रुका हुआ है, स्थिर है, विरामावस्था में है। और जो बी बंदा है यह ट्रक पर बैठा हुआ है, और आपका ट्रक 30 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा है, और यह ट्रक की टाली में 2 मीटर की रफ्तार से, 2 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से बी बंदा उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रक चल रहा है। अब यहां पर अगर हम बी का अगर ग्राउंड के सापेक्ष, बी का अगर इस पृथ्वी के सापेक्ष, बी का ग्राउंड के सापेक्ष अगर स्थिति देखें, तो बी ग्राउंड कितना हो जाएगा आपका, ग्राउंड के सापेक्ष। तो 30 मीटर की रफ्तार से इसका ट्रक चल रहा है, तो यह आपका हो जाएगा 30 प्लस उसी दिशा में 2 मीटर की रफ्तार से ये जा रहा है, तो इसका 30 प्लस 2 यानी कि वो आपका हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, बीच ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
और इसका अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए जी देखें, हम ए जी देखें तो ए जी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यह क्या हुआ है, रुका हुआ है। तो अगर यहां से भी ए बी निकालें, क्या आप इस बात को समझ पाए? देखिए, क्योंकि ट्रक आपका क्या कर रहा है, चल रहा है, यह ग्राउंड पर रुका हुआ है, तो इसका ऐसा नहीं है कि हम ए के बी के सापेक्ष ऐसे ही हम देख लेंगे। ग्राउंड के सापेक्ष यानी कि दोनों का आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हमने इसके भी आधार को ग्राउंड मान लिया और इसके भी आधार को ग्राउंड मान लिया। चूंकि यह स्थिर है इसलिए ग्राउंड के सापेक्ष इसका वेग क्या है, 0 है। चाहे किसी के भी सापेक्ष अगर स्थिर है कोई वस्तु तो उसका वेग कितना है, 0 है। और इसकी अगर हम बात करें तो चूंकि अगर इस बिंदु से हम को देख रहे हैं या यह बंदा इसको जो देख रहा है तो 2 मीटर तो ऑलरेडी यह अपने खुद के स्पीड में है और 30 मीटर की रफ्तार से इसका ट्रक चल रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो इसका जो ग्राउंड के सापेक्ष यानी कि इसके सापेक्ष जो इसका वेग हो जाएगा वह 30 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 32। अब आसानी पूर्वक हम अगर भी ए बी निकालें तो पहला माइनस दूसरा यानी कि भी ए माइनस का कितना हो जाएगा, भी बी। और दूसरी चीज कि ए को किसके लेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष, और बी को भी किसके सापेक्ष लेंगे, ग्राउंड के सापेक्ष लेंगे। तो भी ए बी कितना हो जाएगा आपका, भी ए ग्राउंड के सापेक्ष कितना है आपका, 0 है। तो 0 - भी बीजी कितना है आपका, भी बीजी आपका प्लस का 32 है। तो यहां से आपका उत्तर जो हो जाएगा माइनस का 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि इसको यह बंदा माइनस के 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जाते हुए दिखाई देगा। अब अगर हम इस दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यह ट्रॉली में क्या है, सवार है और इसकी ट्रॉली जो है, इसकी ट्रॉली कितने के रफ्तार से चल रही है, मान लेते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से इसकी ट्रॉली चल रही है और यह ट्रक जो है 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। और यह जो बी है, बी ट्रक से क्या कर रहा है, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछे की ओर जा रहा है। ट्रक आपका आगे की ओर चल रहा है, यह बंदा जो इस पर बैठा हुआ है यह पीछे की ओर आ रहा है। और आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, भी ए बी ज्ञात करना है। ए के सापेक्ष बी का वेग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ए का वेग बी के सापेक्ष आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए भी ए बी का मतलब यह होता है, भी ए बी का मतलब क्या होता है, भी ए माइनस का भी बी। अब चूंकि ये दोनों गतिमान हैं तो दोनों के लिए किसके सापेक्ष लिया जाएगा, ग्राउंड के सापेक्ष इसका स्थिति लिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा ग्राउंड के सापेक्ष इसका वेग। तो ग्राउंड के सापेक्ष अगर देखा जाए तो ग्राउंड आपका यहां रुका हुआ है, यहां से अगर रुका हुआ कोई व्यक्ति इसको देखेगा तो कितने के रफ्तार से जाता हुआ दिखाई देगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दिखाई देगा। यानी कि भी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है आपका, 5 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन अगर हम भी बीजी को देखें, अगर भी बी यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर भी बी को देखा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 30 मीटर यह आगे की ओर चल रहा है, 3 मीटर इसमें से कम हो जा रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका हो जाएगा 30 माइनस का 3 यानी कि आपका 27 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आइए मान हम रख देते हैं, बस इसका मान कितना है आपका, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो यह आपका हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड और माइनस का भी बीजी का मान कितना आया आपका, 27। तो 5 में से आपका 27 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 22। और कैसा 22, माइनस का 22 मीटर प्रति सेकंड, यह इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप अपेक्षिक वेग को समझ सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपका अपेक्षिक वेग को आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में अगर आपको अपेक्षिक वेग समझाऊं तो देखिए, जैसे अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं पहली वस्तु जो है क्या है, ए है और दूसरी वस्तु बी है। अगर दोनों वस्तुओं की स्थिति को हम दर्शाएं तो पहली वस्तु मान लेते हैं कि पहले इसका जो स्थिति है, इसका स्थिति है एक्स ए का, जो मान लेते हैं ये हमारी पहली वस्तु है और यहां हमारी क्या कौन सी वस्तु है, दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु की जो स्थिति है एक्स ए समय बराबर कितने पे है, 0 पर है और t समय पश्चात यह एक्स ए की स्थिति कहां चली जाती है, एक्स टी पर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां जो b वस्तु है एक्स बी, यह समय 0 पर इसकी स्थिति यहां है और यही t समय पश्चात एक्स बी जो वस्तु है, एक्स बी की स्थिति जो है वह कहां चली जाती है, यहां पर चली जाती है। अगर इसके स्थिति को हम लिखें, पहली वस्तु के स्थिति को लिखें यानी एक्स ए टी को लिखें हम,
एक्स ए टी को लिखें तो पहले इसकी स्थिति कहां थी, पहले इसकी स्थिति यहां पे थी, तो यहां पे इसकी स्थिति कितनी है, यहां पे इसकी स्थिति है एक्स ए और 0। यह कितनी दूरी चली, यहां से यहां तक जब आई तो यह कितनी दूरी चली, तो दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं कि चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा में क्या होता है आपका समय। अगर यहां से हम दूरी को निकालें, समय को इधर भेज दें, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल इनटू में आपका हो जाएगा समय। और दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और चाल को वी से, और समय को किससे प्रेजेंट करते हैं, टी से प्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि जो वस्तु ए है इसकी चाल जो है क्या है, भी ए है, और वस्तु बी है इसकी चाल क्या है, भी बी है। अब अगर इसकी यहां से यहां तक हम दूरी देखें, हम क्या लिख रहे हैं, हम स्थिति को लिख रहे हैं। तो पहले इसकी स्थिति कहां है, एक्स ए 0 से इसकी प्रारंभिक स्थिति है। अगर यहां से यहां तक की दूरी हम देखें तो यहां से यहां तक की दूरी हम किससे निकाल सकते हैं, भी इंटू टी। तो भी ए वस्तु के लिए कितना है, भी ए के बराबर है, तो यह भी ए हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, समय कितना लगा, टी लगा, तो भी ए इंटू टी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी वस्तु के लिए निकालें, दूसरी वस्तु की स्थिति अगर निकालें, तो दूसरी वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, पहले उसकी स्थिति क्या है, पहले उसकी स्थिति है एक्स बी 0 पर है, और यहां से यहां तक यह कितनी दूरी चली, दूरी बराबर भी इंटू टी। तो इसके लिए भी का मान कितना है, भी भी है, तो यह आपका हो जाएगा भी बी, और इंटू में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यह हमारी फर्स्ट स्थिति है, और यह हमारी के दूसरे वस्तु की स्थिति है। अब अगर ये हमारी ए वस्तु की स्थिति है और ये हमारी बी वस्तु की स्थिति है, अगर हम ए व बी के मध्य क्या निकालें, ए व बी के मध्य निकालें क्या, विस्थापन। ए और बी के मध्य क्या निकालें, विस्थापन निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो विस्थापन क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो चूंकि बी है, बी वस्तु बाद में है, इसलिए इसको हम अंतिम स्थिति, उस वस्तु की अंतिम स्थिति मान लेते हैं, और ये वस्तु क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। तो यानी कि जो इसका विस्थापन होगा, इसका विस्थापन होगा यानी एक्स ए बी जो होगा, इसका एक्स ए बी होगा, सॉरी अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो एक्स बी ए हो जाएगा, ए बी नहीं, अंतिम क्या है, बी है, और प्रारंभिक क्या है, ए है। तो एक्स बी ए, और यह टी समय के लिए हम निकाल रहे हैं ना, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है आपका, एक्स बी है, एक्स बी इंटू टी, और प्रारंभिक क्या है, प्रारंभिक है आपका एक्स ए, और इंटू में क्या है आपका टी है। अब अगर इसे हम समीकरण 2 नाम दे दें और इसे हम समीकरण 1 नाम दे दें, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसका मान और इसका मान देखिए इतना है, और इसका मान इतना है। इन दोनों का ही मान हम समीकरण 1 और 2 से रख लेते हैं। तो यहां से एक्स बी ए, और यह कितना किसके बराबर है, टी के बराबर है, टी है, टी समय के लिए हम देख रहे हैं। तो एक्स बी टी का मान कितना है, एक्स बी टी का मान है आपका एक्स बी 0 और प्लस का भी बी इंटू टी। बीच में कैसा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। एक्स ए टी का मान कितना है, एक्स ए टी का मान है आपका एक्स ए 0 है और प्लस है, तो चूंकि माइनस बाहर लगा है तो यह भी आपका माइनस हो जाएगा, और यह कितना है, भी ए इंटू टी है। अब अगर इस समीकरण को हम हल कर दें तो यहां से विस्थापन बराबर हमारे क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन डी बराबर हमें क्या पता चलेगा, डी बराबर हमारा है एक्स बी 0 है, तो इसको लिख लेते हैं एक्स बी 0 लिख लेते हैं, और माइनस का एक्स ए 0 है तो इसको लिख लेते हैं माइनस का एक्स ए और 0 लिख लेते हैं, यह हमारा अलग हो गया। और प्लस का यहां पे इसके साथ भी बी टी है, तो यह आपका क्या है, भी बी टी है, और यहां पे माइनस है, माइनस का भी ए टी है, तो यह आपका हो जाएगा भी ए और टी हो जाएगा। इन दोनों में ही टी कॉमन है, तो यहां से डी बराबर क्या हो जाएगा, यह तो आपका ऐसे ही रहेगा, एक्स बी 0 और माइनस का एक्स ए 0 और प्लस का, यहां से टी को अगर कॉमन ले लें तो यहां भी बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे माइनस का क्या बचेगा, आपका भी ए बचेगा, और टी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस विस्थापन के इस समीकरण में ये जो आप मान देख रहे हैं ना, यही मान आपका क्या है, यही मान आपका है आपेक्षिक वेग है, यही मान आपका क्या है, आपेक्षिक वेग है। और यह किसका मान है, एक्स बी
ए का मान है तो एक्स बी ए का मान हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स बी ए का मान बी ए लेके चले थे ना, तो यह वेग के रूप में लिखें तो भी बी ए बराबर कितना आ रहा है, भी बी ए बराबर आ रहा है भी बी माइनस भी ए। यही तो सॉरी ये भी ए है। तो यही तो संबंध हमने अभी अभी एकदम लॉजिक के रूप में जो पिछले बार अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, वह यही तो समीकरण हमारा था। तो यही इसका गणितीय रूप का व्यापक समीकरण होता है। अब अगर इसके जगह पे हमें कुछ भी लिखना हो, बी ए के जगह पे हम क्या लिख दें, बी सी डी लिख दें, तो बी सी डी बराबर क्या होगा, यहां पे बी भी है तो भी बी के जगह पे क्या है, सी है तो भी सी हो जाएगा, और ए के जगह पे डी है तो यह क्या हो जाएगा, भी डी हो जाएगा। अगर इसके जगह पे हम और भी कुछ लिख दें, एक्स वाई लिख दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, भी एक्स माइनस का भी वाई हो जाएगा। तो यही इसका व्यापक गणितीय रूप है, किसका, अपेक्षिक वेग का। तो उम्मीद करते हैं कि अपेक्षिक वेग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने दो वस्तुएं ली, दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही थी, दोनों वस्तुओं का पहले हमने स्थिति समीकरण लिखा, तो स्थिति समीकरण दोनों का हमने लिख लिया। उसके बाद हमने ए और बी के मध्य क्या देखा, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है चली गई न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसको करके हल कर देंगे। तो यहां जो वेग के मध्य जो संबंध आ रहा है ना, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्षिक वेग कहते हैं, जिसका गणितीय रूप हमें प्राप्त इस प्रकार से हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जब हम सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी चीज कि अब आपके एनसीईआरटी में कुछ 2-3 ग्राफ दिए हुए हैं, आइए उन ग्राफों के माध्यम से थोड़ा सा मैं कंसेप्ट को आपको समझा देता हूं। तो अगर देखिए हम वेग, विस्थापन और समय ग्राफ की बात करें तो यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका इस अक्ष पे यानी एक्स अक्ष पे आपका क्या है, समय है, और जो वाई अक्ष पर है इस पर क्या है, आपका विस्थापन है। यहां पे क्या है, आपका विस्थापन है। मान लेते हैं कि पहली वस्तु यानी कि ए वस्तु जो है, एक्स ए यानी कि ए वस्तु की स्थिति यहां है, और जो एक्स बी है, बी वस्तु की स्थिति आपकी कहां है, यहां है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है कि ए वस्तु का वेग इस प्रकार से है और बी वस्तु का वेग कुछ इस प्रकार से है। देखिए जो समय और विस्थापन ग्राफ है, समय विस्थापन ग्राफ है, यह किसको प्रदर्शित करता है, समय और विस्थापन, या विस्थापन समय ग्राफ जो है, विस्थापन समय ग्राफ जो है किसको प्रदर्शित करता है, यह वेग को प्रदर्शित करता है। तो यानी कि जो इस ग्राफ की जो ढाल है वह किसको प्रदर्शित कर रही है, वेग को प्रदर्शित कर रही है। और दोनों ही एक्स बी यानी कि बी वस्तु का और ए वस्तु का दोनों ही रेखाओं का ढाल आपस में क्या है, आपस में आपकी क्या है, ढाल जो है, इसकी ढाल आपस में कैसी है, समांतर है। आपस में अगर समांतर है तो दोनों का वेग भाई विस्थापन समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है, वेग को, तो दोनों का वेग क्या है, एक समान है। यानी कि जो आपका वी ए है वह बराबर है किसके, भी बी के। इस आपके ग्राफ से ये कंक्लूजन निकलता है। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें तो इस पे हमने क्या ले लिया है, समय ले लिया है, और इस पे हमने क्या ले लिया है, विस्थापन ले लिया है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, यहां पे 0 है, ए की स्थिति जो है वह एक्स ए की जो स्थिति है, पहली वस्तु की स्थिति यहां पे है, दूसरे वस्तु की स्थिति यहां पे है, यानी एक्स बी की स्थिति आपकी यहां है। पहली वस्तु कुछ इस प्रकार से जा रही है और दूसरी वस्तु कुछ इस प्रकार से जा रही है। यहां पे आपने ये देखा कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, मान लेते हैं टी समय लगा। तो टी समय तक, तो टी समय पहले, अगर टी समय पहले हम देखें तो टी समय अगर पहले देखा जाए, यानी इधर की अगर बात की जाए तो इधर की अगर हम बात करेंगे तो एक्स ए क्या है, इसके एक्स ए जो है, एक्स ए की जो ढाल है इससे क्या है, नीचे है, इससे क्या है, नीचे प्राप्त होती है। तो यानी कि जो एक्स ए है वह छोटा है किससे, एक्स बी से, यानी एक्स ए की छोटा है किससे, एक्स ए जो है आपका छोटा है एक्स बी से। चूंकि यह इसकी ढाल क्या है, कम है, इसलिए यहां से भी ए जो होगा वह कम होगा किससे, भी बी से। लेकिन निरंतर यह क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता जाने के बाद टी समय
समय के बाद अगर देखें तो t समय बाद अगर इसको देखा जाए तो t समय के बाद स्थिति कुछ बदल जाती है। इसका ग्राफ इससे क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है और इसका ग्राफ नीचे ही रह जाता है। तो t समय के बाद जब देखा जाएगा तो XA ज्यादा हो गया, XA क्या हो गया, ऊपर चला गया, ज्यादा हो गया किससे, XB से। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे जो VA है वह क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, VB से। और अगर एक ग्राफ और है आपका छोटा सा, मैं यहां पे बता देता हूं। यहां पे आपका विस्थापन x है और यहां पे समय आपका क्या है, t है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, यहां पे आपका 0 है, पहली स्थिति XA यहां है और दूसरी स्थिति XB आपकी यहां है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से है कि एक ग्राफ इधर जा रहा है और दूसरा ग्राफ आपका इधर की ओर जा रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वह एक दूसरे की उल्टा चल रहे हैं, एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। तो अगर इसका VA प्लस का लिया जाएगा तो इसका VB किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से वेग को आप समझ सकते हैं। अब देखिए जो आपेक्षिक वेग है, इससे संबंधित जो एप्लीकेशन है यानी कि इसका अनुप्रयोग जो है, आप जब सवाल मैं कराऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में, आपकी जो NCERT के उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको जब कराएंगे तो आपका आपेक्षिक वेग एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप कमेंट करके इतना बताइएगा कि क्या आज की चीजें, आज की अब पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।